बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ये लेक्चर भी ऑडिट प्लानिंग फ़ेज़ की कंटिन्यूअस हिस्सा है। सोर्स ऑफ ऑडिट अश्योरेंस फॉर्म, इसमें ये जो फॉर्म ऑडिटर फिल करेगा, इसमें वो सोर्सेज लिखेगा कि जो उसने ऑडिट की ओपिनियन कैम की है, जो उसने वर्किंग की है ऑडिटर ने, जिस ओपिनियन पे अभी तक वो पहुंचा है, उस ओपिनियन के लिए उसके पास सोर्सेज क्या क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ें उसकी नज़र में आई हैं जिस पे वो ये कह सकता है कि इसका अकाउंटिंग सिस्टम ठीक चल रहा है, या ऐसे कोई फ्रॉड्स के केसेस वगैरह उसकी नज़र में आए हैं जिससे वो कह सकता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग सिस्टम या कंप्लायंस सिस्टम या परफॉर्मेंस सिस्टम ठीक नहीं है। तो उसने जो अपनी ओपिनियन देनी है वो ज़रूर सपोर्ट करती हो मुख्तलिफ सोर्सेज के साथ। रीड आउट मैं इसको नहीं कर रहा, सिर्फ मैं समझा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा इसको शार्ट कर सकूँ। इसके बाद नेक्स्ट सेशन आता है लिस्ट ऑफ एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन। इसमें ये लिस्ट एक बनेगी, ऑडिटर पूरी एनलिस्ट करेगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन पे गवर्नमेंट के कौन कौन से रूल्स, कौन कौन से रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं, जिनको फॉलो करना इसके लिए कंपलसरी होता है। तो उन रूल्स और रेगुलेशंस के एक जब लिस्ट बन जाती है तो उनको स्टडी कर लेने से ऑडिटर का एक विजन बन जाता है, एक सोच बन जाती है, और उसी लिहाज से उनको बेंच मार्क करता है उन्हीं चीज़ों से, उन्हीं कानून के मुख्तलिफ सेक्शन से, और जो उनका रिकॉर्ड वगैरह होता है वो उसी इंस्ट्रक्शन और लाज के हिसाब से ही होना चाहिए जो उनके लिए तरतीब दिए गए हैं। इसके बाद है कि सैम्पल सिलेक्शन चेक लिस्ट के ऑडिटर जो है कौन कौन से सैंपल अप्लाई करेगा, कौन से एरिया पे कौन सा सैंपल लगाएगा। तो मुख्तलिफ सैंपल का तरीक़ाकार हो सकता है जो ऑडिटर अप्लाई करता है। तो आगे हम चल के सैंपल के जो मुख्तलिफ मेथड्स हैं वो भी पढ़ते हैं, और इस फॉर्म में उसने यही अपने जो एरियाज़ मार्क करना होते हैं कि फ़र्ज़ किया एडमिनिस्ट्रेशन का एरिया है तो वहाँ पे कौन सा टेस्ट लगाएगा, फाइनेंस का है, अकाउंट्स का है तो उन पे कौन से टेस्ट लगाएगा। इसके अलावा अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो प्रोडक्शन में कौन से, इसके अलावा परचेज़ डिपार्टमेंट है तो उस पे कौन सा सैंपल टेस्ट लगाएगा, जिससे उसको पता चल सके कि इस डिपार्टमेंट का सिस्टम कैसे वर्किंग कर रहा है। ये सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं। इट इज़ द सिलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ ए पॉपुलेशन। फ़र्ज़ किया आपके पास 100 ट्रांजैक्शंस हैं, या आप ये समझ लें कि सैंपल का मतलब क्या होता है। सैंपल का मतलब ये होता है कि फ़र्ज़ किया आप कोई एक स्टडी करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि मुख्तलिफ़ लोगों की राय आप तक हो, जिस पे आप बेस करके ये समझ सकें कि लोगों की किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पे क्या राय है। तो आप ये देख लें कि आपके पास एक सिटी है तो सिटी को आप पूरे लोगों से आप इंटरव्यू वगैरह करके या इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। आप ये करेंगे कि मुख्तलिफ़ जगह पे जाके कोई एक दो लोग लेके उनसे आप इंफॉर्मेशन लेंगे, तो उसी को बेस बना के आप ये कहेंगे कि जनरल मासेस का इसके बारे में ये ओपिनियन है, कोई भी एजेंडा हो आपका। तो ये पॉपुलेशन अगर टोटल 10,000 लोगों की है तो आप 100 लोगों को सिलेक्ट करके उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेके उसी को उन 10,000 लोगों की राय समझ लें, तो इसको सैम्पलिंग मेथड कहते हैं। दी ऑडिटर टेक्स ए सैम्पल टू ईच ए कंक्लूजन अबाउट दी पॉपुलेशन एज अ होल, यानी कि उस सैम्पल से वो इन्फॉर्मेशन लेके पूरी पॉपुलेशन के बारे में राय कायम करता है। एज सच इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द सैम्पल बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम विच इट वाज सेलेक्टेड। तो जिस पॉपुलेशन के बारे में आप इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो आपको जो ऑडिटर है उसी में से सैम्पल भी लेना चाहिए, उन्हीं तरह के लोगों से, ताकि आपकी जो जस्टिफिकेशन ठीक से हो।
अच्छा, सैंपल जब आप लेते हैं तो उसमें कुछ रिस्क इन्वॉल्व होते हैं कि आप जो जिस मकसद के लिए ये काम कर रहे हैं वो मकसद पूरा शायद ना हो सके। सैम्पलिंग रिस्क इज़ द चांस दैट ए सैम्पल इज़ नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम विच इट वाज सिलेक्टेड। फ़र्ज़ किया आप क्या करना चाहते हैं, आप कोई ऐसा आपका ऑब्जेक्टिव है जिसको आप अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन जिन लोगों से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो वो उस तरह के रेलिवेंट लोग ना हों। फ़र्ज़ किया आप एजुकेशन सेक्टर के बारे में कोई डेवलपमेंट करना चाहते हैं और लोगों की राय लेना चाहते हैं, तो जो आप सैंपल सेलेक्ट करेंगे तो हो सकता है कि सारे के सारे एजुकेटेड लोग ना हों या उनको एजुकेशन सिस्टम का इतना नॉलेज ना हो, तो उनकी जो राय है वो इतनी वैलिड नहीं होगी। तो इस तरह का होता है कि सैंपल जब आप ले रहे होते हैं तो सैंपल अगर सही तरीके से रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन ना हो तो आपके रिज़ल्ट जो हैं वो वेरी करेंगे और वो ठीक नहीं होंगे। इसके बाद आता है जी स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। क्या होता है? स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग इज़ द सिलेक्शन ऑफ ए सबसेट फ्रॉम द पॉपुलेशन इन विच in such a way that each sampling unit has an equal and known chance of selection। कि जो भी आप सैंपल लेंगे हर एक एरिया से एक ख़ास मतलब उसमें इक्वल मिकदार में चीज़ें शामिल होंगी। फ़र्ज़ किया आप 10,000 की पॉपुलेशन है और उसमें से आप ये चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन 10 लोगों पे अप्लाई करेंगे जो आप जिस मकसद के लिए सैम्पलिंग ले रहे हैं। तो अब आप चाहते हैं कि 10,000 लोगों को आप फर्दर डिवाइड कर लें एक 1,000 के ग्रुप में, तो 10 ग्रुप आपके बन जाएंगे। अब हर 10 ग्रुप हर 1,000 की जो पॉपुलेशन है उसको एरिया वाइज या किसी तरीके से एज के वाइज, जेंडर वाइज या उसकी फ़र्क क्या 20 से 30 साल के लोग, 30 से 40 साल के लोग, 40 से 50 साल के लोग, 50 से 60 साल के लोग या फीमेल मेल, और या फिर एजुकेशन वाइज के मैट्रिक तक के जो लोग हैं, मैट्रिक से इंटर तक के जो लोग हैं, इनको मुख्तलिफ ग्रुप्स में आप जब डिवाइड कर लेंगे तो फर्दर फिर क्या है, जो उन ग्रुप्स में से आप हर ग्रुप में से फ़र्ज़ किया 10 बंदे लेते हैं, तो ताकि हर ग्रुप में से इक्वल उनका प्रोपोर्शन शामिल हो जाए और सब की राय को आप शुमार कर सकें। तो इस तरह के सैंपल को स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग कहते हैं। इसके अलावा नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, फ़र्ज़ किया आप वो इक्वल प्रोपोर्शन नहीं देते तो जो सैंपल का आपका मेथड होगा वो नॉन स्टैटिस्टिकल होगा। ज़रा रीड इसको कर लेते हैं। नॉन स्टैटिस्टिकल सैंपल्स आर सैंपल सेलेक्टेड बाय अदर मीन्स विच आर इंटेंडेड टू approximate the representative character of statistical sample. However, they lack the objectivity of statistically selected sample. Note that the only difference between statistical sampling and non-statistical sampling is the method of selecting sample items. प्लानिंग रिक्वायरमेंट्स एंड एवेल्यूएशन प्रोसेस रिमेन सेम। जो अगला फर्दर प्रोसेस होगा आपका वो सेम होगा, लेकिन स्टैटिस्टिकल सैंपल में इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना कंफर्म हो जाता है, जबकि दूसरे में इतना यकीन नहीं होता कि हर ग्रुप में से लोग उसमें शामिल किए गए हैं। इसके बाद आता है मॉनिटरी यूनिट्स सैम्पलिंग फॉर सब्सटेंटिव टेस्ट्स ऑफ डिटेल्स। कि आपने सब्सटेंटिव टेस्ट अप्लाई करना है। सब्सटेंटिव टेस्ट का मतलब कि इन डिटेल चेकिंग, जहाँ से ट्रांजैक्शन की ज़रूरत पेश आई, ट्रांजैक्शन रेज हुई और उसको फर्दर डिस्पोजल जहाँ तक आप करते हैं, तो उस सारे प्रोसेस को वेरीफाई करना एक एक चीज़ को देख के, तो इसको सब्सटेंटिव टेस्टिंग कहते हैं। तो उसमें मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग का मतलब ये है कि मनी की कितनी ट्रांजैक्शंस की वैल्यू को आप इंक्लूड उसमें करते हैं। ये इसलिए रीड कर रहे हैं, ये थोड़े से टिपिकल हैं तो मैं इसलिए साथ इसको रीड कर रहा हूँ। अगर सिंपली इसके मीनिंग क्लियर करने होते तो मैं आपको स्किप करवा देता, लेकिन ये है कि इनको आप पढ़ लें। सैम्पलिंग मेथड्स में से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सैम्पलिंग का ये फ़लाँ मेथड कौन सा मेथड है। द की फीचर ऑफ monetary unit sampling is that the population is considered to be composed of individual monetary units as opposed to the physical transaction vouchers like individual supply voices, cash disbursement, etc. The auditor selects an individual rupee from the population and uses it as a hook to cash the voucher in which it occurs. So it can
बी ऑडिटेड। तो इसमें वो सिर्फ ट्रांजैक्शन देखता है कि मनी की कितनी ट्रांजैक्शन, फ़र्ज़ किया 1,000 तक की ट्रांजैक्शन कितनी है, 10,000 तक की ट्रांजैक्शन कितनी, 1 लाख तक, 1 मिलियन तक, 2 मिलियन तक। तो जितनी वैल्यू बढ़ती जाएगी उनकी ट्रांजैक्शन उनको हिसाब से बोलेगा। फ़र्ज़ किया छोटी जो मॉनेटरी यूनिट्स हैं 1,000 2,000 वाली ट्रांजैक्शन को वो ना देखे, तो जो 1 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन है उनको वेरीफाई कर ले, ताकि उसको पता चल सके कि कहीं बड़ी अमाउंट में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। और सब्सटेंटिव टेस्ट लगाने से उसको पता चल जाएगा कि इनको प्रॉपरली ट्रांजैक्शन की गई है या नहीं की गई। अंडर monetary unit system, all sampling unit individual rupee will have the same chance of being selected. This means that the larger the supplier invoice, the greater the chance of it being selected. तो मतलब ये है कि जितनी बड़ी अमाउंट होगी या जितना बड़ा अमाउंट का वाउचर होगा उसके इतने ही ज़्यादा चांस होंगे कि उनको सेलेक्ट करें। अच्छा जी, इसके बाद आता है मेथड ऑफ सैम्पल सिलेक्शन। सिलेक्शन कैसे की जाती है सैम्पल की? देयर आर सेवरल सैम्पल सिलेक्शन मेथड्स दैट आर वेरी गुड एट इंश्योरिंग दैट द सैम्पल इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन फ्राम विच इट इज़ सेलेक्टेड एज फॉलोज। मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं और उनसे ये मकसद होता है कि जो पॉपुलेशन आपकी है जहाँ से आप सैम्पल ले रहे हैं हर एक की रिप्रेजेंटेशन शामिल हो। नंबर 1 है रैंडम है, उसके बाद है फिक्स्ड इंटरवल है, इसके बाद सेल है, इसके बाद स्ट्रेटिफाइड रैंडम है। नंबर 1 है रैंडम सिलेक्शन। रैंडम सिलेक्शन इन्वॉल्व्स द नंबरिंग ऑल द आइटम्स इन द पॉपुलेशन एंड देन यूजिंग ए रैंडम नंबर टेबल और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू सेलेक्ट 200 रैंडम numbers. The auditor then identifies the sampling unit that correspond to each number. This method is difficult to use unless the sampling units are already pre-numbered sales invoices for example और कैन ईज़िली बी नंबर। अब सादा से अल्फाज में आपको अगर इस चीज़ को समझाऊँ तो आपने 10,000 लोगों को सेलेक्ट किया जिन पे आप कोई स्टडी करना चाहते हैं। अब उन 10,000 को आप एक नंबर अलाट कर दें 1 से लेके 10,000 तक। अब जब आप मशीन प्रोग्रामिंग जो है सॉफ्टवेयर उसके ज़रिए से भी आप उसकी हेल्प ले सकते हैं और आपने फिर फर्दर कितना नंबर एक सेलेक्ट कर लेते हैं। फ़र्ज़ किया जिसके एंड पे 1 आता है, हर नंबर जब उसको राइट करो तो उसके एंड पे नंबर आता है, जैसे 91, 81, 71, 11, 21, 31। तो जो नंबर जिसके एंड पे 1 आता है आप उनको पकड़ लेंगे, तो वो क्या है आपका एक सैंपल बन जाएगा। लेकिन उसमें चांस भी है कि हर जगह से उस सैंपल में रिप्रेजेंटेशन भी हो जाए। तो इस तरह के सैम्पलिंग को रैंडम सिलेक्शन कहते हैं। इसके बाद आता है फिक्स्ड इंटरवल। दिस मेथड इन्वॉल्व सेलेक्टिंग ए रैंडम स्टार्ट एंड देन एवरी 9th आइटम। पहले मतलब आपने क्या करना है इस सैंपल में फिक्स्ड इंटरवल में कि 10 लोग तो वैसे ही ले लें, उसके बाद हर कोई एक नंबर यानी कि पहले 10 नंबर लिए, उसके बाद हर 10 को छोड़ के 10 लोग लेते हैं, या हर 20-50 छोड़ के 10 लोग ले लेते हैं। तो इस तरह का जो फिक्स्ड होगा कि पहले आपने कुछ नंबर सेलेक्ट किए 10 लोग, फिर 20 को छोड़ के हर अगले 10 को फिर आपने सेलेक्ट कर लिया, फिर 20 को छोड़ के फिर अगले 10 को सेलेक्ट कर लिया। तो इस तरह के फिक्स्ड इंटरवल में आते हैं। इसके बाद है सेल रैंडम इंटरवल सिलेक्शन। दिस मेथड एसेंशियली कंबाइंस द प्रीवियस 2 मेथड्स। पहले जो हमने प्रीवियस मेथड उसको यूज़ किए हैं उनको कंबाइन करें तो सेल आ जाता है। द ऑडिटर डिवाइड्स द पॉपुलेशन इनटू सेल्स, मतलब मुख्तलिफ सेल का मतलब आप ये समझ लें कि एक जैसे एक होता है ना, एक आपको क्या नाम इसका दूँ मैं, जैसे एक वैसे तो सेल का मतलब ये होता है ना कि एक जो लंबी चौड़ी ये एक रोड जिससे बनता है, जो बड़ी बड़ी एक वो होती हैं कंक्रीट की बनी हुई एक चौड़ी सी प्लेट होती है, उसको ही सेल कहते हैं। या बर्फ़ का जो एक बड़ा सा टुकड़ा होता है उसको भी सेल कहते हैं। तो इस तरह के आप लोगों को जो आपकी पॉपुलेशन है उनको सेल में डिवाइड कर लें। लेट्स सपोज कि आपके पास 10,000 के लोग हैं, तो हर 100 लोगों
की ग्रुप को आप एक सेल कहते हैं। फिर अगर फर्दर आपने क्या द ऑडिटर डिवाइड्स द पॉपुलेशन इनटू सेल्स एंड देन पिक्स ए रैंडम आइटम फ्रॉम विद इन ईच सेल। जब आपने हर एक 100 लोगों की एक सेल बना दी तो उसमें से फिर फर्दर जो है किसी में से एक नंबर को लेते हैं, अगले में से दूसरे को ले लेते हैं, तीसरे फिर उसमें से अगले को 50वें को, और इस तरीके से आप रैंडमली एक एक सेलेक्ट करते जाते हैं। तो इस तरह की जो पॉपुलेशन आप सेलेक्ट करेंगे उसको सेल सिलेक्शन कहेंगे। इसके बाद है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग सिलेक्शन। तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सिलेक्शन के इन डिटेल पढ़ने से पहले आपको बताऊं कि स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है स्ट्रेटा। स्ट्रेटा का मतलब होता है खास ग्रुप। खास ग्रुप का मतलब ये हुआ कि आपने स्ट्रेटा फीमेल के लिहाज से, मेल के लिहाज से, बच्चों के लिहाज से, या एल्डर, एडल्ट, और इस तरीके से जब आप उन लोगों की ग्रुपिंग करेंगे तो उसको स्ट्रेटा कहेंगे। CAATs may offer a fourth method, stratified random sampling. Using this approach, the population is first stratified based on monetary ranges, type of expenditure, etc. मतलब उसकी कोई भी नेचर ले सकते हैं, मॉनेटरी के हिसाब से या एक्सपेंडिचर खर्चा करने के हिसाब से उनकी क्या रेंज है लोगों की। एंड देन ए रैंडम sample is drawn from each range. This could be used, for example, to weight an attribute sample to the larger dollars items or specific expenditure types, or to ensure that the least one sample item is drawn from each expenditure type. उसके बाद होता है सेलेक्टिंग दी सैम्पल स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। तो ये सारे सैम्पलिंग के अब मेथड तो मैंने आपको बता दिया, इसको फर्दर आप डिटेल में पढ़ सकते हैं कि सिलेक्ट आपने कैसे करना है। कि नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पल है तो उसको कैसे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आ जाता है हाई वैल्यू आइटम सिलेक्शन फॉर्म। ये फॉर्म जो ऑडिटर प्रिपेयर करता है, इसमें वो जो मॉनिटरी वैल्यू है, फ़र्क क्या कि 1000 की ट्रांजैक्शन कितनी हो चुकी हैं और 10,000 की ट्रांजैक्शन की तादाद कितनी है, 50,000 की ट्रांजैक्शन की तादाद कितनी है, 1 लाख की ट्रांजैक्शन की तादाद कितनी है। ऊपर जो ज़्यादा मॉनेटरी वैल्यू की ज़्यादा जिसमें मॉनेटरी वैल्यू ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है उसके ज़्यादा सैंपल आप लेंगे, जबकि नीचे वाली से प्रोपोर्शन लेंगे। फ़र्ज़ किया आप प्रोपोर्शन से के हिसाब से बात करें तो जो ट्रांजैक्शन 50 मिलियन से अबव की हैं या 50,000 से अबव की हैं, आप उनको क्या कहते हैं कि 50% ऑफ द ट्रांजैक्शन आप लेंगे। उससे जो 40,000 वाली हैं उनसे आप क्या कहते हैं कि 30% ऑफ द ट्रांजैक्शन आप उनमें से सैंपल लेंगे, और 20,000 वाली हैं तो उनसे 10%। तो जैसे जैसे मॉनेटरी वैल्यू कम होती जाएगी उसकी परसेंटेज भी कम होती जाएगी, ताकि रिप्रेजेंटेशन भी उनकी हो जाए और ये भी हो जाए कि बड़ी वैल्यू वाली कोई रकम देखे बिगाड़ रह ना जाए और ओपिनियन गलत कायम ना कर सके ऑडिटर। इसके बाद आता है की आइटम सिलेक्शन फॉर्म। की आइटम सिलेक्शन फॉर्म इसलिए तैयार किया जाता है कि ऑडिटर उसमें अपने माइंड में जब प्लान कर रहा होता है तो पिन पॉइंट कर लेता है कि नॉर्मली जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म है फर्स्ट के बड़े बड़े आइटम बनाती है। तो देखो कि बड़े बड़े अगर आइटम फर्स्ट किया एक बुलडोज़र टाइप बन रहा है या एक फर्स्ट किया कोई और किसी मशीनरी ट्रैक्टर टाइप या ट्रक टाइप बन रहे हैं, बस बन रही है, तो उसमें लूप होल कम होते हैं कि कोई आइटम लेके जाए। तो अगर कोई छोटी यूनिट्स बन रही हैं तो उसमें ये होता है कि चांस होता है कि उसमें थेफ्ट और स्पिलेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऑडिटर जो है वो सारे एरियाज़ को नॉमिनेट कर लेगा और देख लेगा कि कौन सा एरिया ऐसा है जहाँ पे चांस ज़्यादा हैं फ्रॉड के या एम्बिजलमेंट होने के, तो वो उन एरिया को ज़्यादा कंसंट्रेट करता है, बाकी को थोड़ा सा वो कम कंसंट्रेट करता है। और ये भी देखता है कि फर्स्ट की एक डिपार्टमेंट है उसका जितना बजट आ रहा है, जितने वो एक्सपेंडिचर कर रही है, और मैक्सिमम जो एक्सपेंडिचर है फ़लाँ डिपार्टमेंट कर रही है, तो फ़लाँ डिपार्टमेंट जो मैक्सिमम एक्सपेंडिचर कर रही है उसको वो की एरिया सेलेक्ट करेगा कि इसका मैंने डिटेल में ऑडिट करना है, ताकि क्योंकि आपको पता है जहाँ पे वो खर्चे हो रहे होंगे वहीं पे ही आपको कोई ना कोई चीज़ पता चलेगी कि यहाँ पे कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं हुआ। इनफैक्ट ऑडिटर ने एक सस्पिशियस माइंड से हर चीज़ को देखना होता है कि यहाँ पे भी कोई इंटरनल कंट्रोल वीक है और यहाँ से कोई लूप होल मिल सकता है जहाँ से कोई चोरी चकारी हुई हो। तो
ऑडिटर जो है अपने माइंड में कंसेप्ट जो बनाता है या जो इमेजिनेशन से या जो अपने एक्सपीरियंस से वो एक एरिया को सिलेक्ट करता है, तो वो इस तरीके से अपने फार्म में एरिया सेलेक्ट कर लेता है पहले ही कि मैंने इस एरिया को ज़्यादा जाके देखना है। इसको रीड आउट भी कर लेना। एज विथ हाई वैल्यू आइटम द ऑडिटर मे आल्सो वांट to individually review items which are unusual and which warrant special attention. Generally, these items will include transactions that cause an account to show a negative balance or unusual non-recurring item. The auditor will use judgment and experience to help identify these key item। तो वही बात है जो मैंने आपको बताई है। इसके बाद आता है सैम्पल साइजिंग फॉर टेस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अब ऑडिटर ने ये भी देखना है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल कितना है और इस हिसाब से वो सैम्पल साइज़ को सिलेक्ट करेगा। फर्स्ट किया एक ऑर्गेनाइजेशन में चेक एंड बैलेंस नहीं है, इंटरनल कंट्रोल वीक है, तो उसको सैम्पल साइज़ बड़ा करना पड़ता है। फर्स्ट किया 100 ट्रांजैक्शन हुई है तो हो सकता है कि वो 80-90 तक ट्रांजैक्शन को उसको देखना पड़े। अगर फर्स्ट किया इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है तो फिर क्या है उसको 10 to 20% तक भी सैंपल ले ले तो उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पे सिस्टम अच्छा है। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है वो मैटर करता है कि ऑडिटर को सब्सटेंटिवली काम करना पड़ेगा या सरसरी तौर पे भी उसका काम चल जाएगा, या उसको इंटरनल ऑडिटर के काम पे रिलाई करना है या नहीं करेगा। तो इसलिए जिस जिस डिपार्टमेंट का इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग होगा वहाँ पे सैंपल साइज़ कम भी लिया जा सकता है, और जहाँ पे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है उसको डिटेल सैम्पलिंग भी ली जा सकती है। इसके बाद सैम्पल साइजिंग फॉर सब्सटेंटिव टेस्ट ऑफ डिटेल। तो वही बात है कि जो उसने डिटेल में चीज़ें चेक करनी है उसका भी एक सैंपल सेलेक्ट करेगा और मैक्सिमम उस सैंपल में ज़्यादा वर्ती जो आइटम होंगे, ट्रांजैक्शन होंगी, इनको वो इंक्लूड करेगा। अब ये नहीं हो सकता कि 10 रुपए की कोई ट्रांजैक्शन हुई थी तो उसकी स्टार्ट से लेके एंड तक चीज़ों को वेरीफाई करे, उसको स्किप कर देना चाहिए, और जो बड़ी अमाउंट की ट्रांजैक्शन होगी उसको सिलेक्ट करेगा अपने सैंपल में। इसके बाद आता है चेक लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग एस्टीमेट्स टू बी रिव्यूड। इसमें उसने ऑडिटर ने एक लिस्ट बनानी होती है जिसमें अकाउंटिंग के एस्टीमेट्स वगैरह उसने रिव्यू करने होते हैं, यानी कि जो उसने अकाउंटिंग की जितनी ट्रांजैक्शन हुई हैं, जितनी बैलेंस शीट या फिनेंशियल स्टेटमेंट में डिजिट्स शो किए गए, अमाउंट्स शो किए गए हैं, उनको वो वेरीफाई करेगा और मुख्तलिफ टूल्स एंड टेक्निक्स वो यूज़ करेगा। हो सकता है कि वो बैंक्स को लेटर लिखे या पहले वाले ऑडिटर से कंसल्ट करे, या फिनेंशियल स्टेटमेंट जो पहले सालों की हैं उनको रिव्यू करे, देखे, और जो फर्दर लेजर बुक्स हैं मेंटेन की गई हैं उनको भी वो वेरीफाई करे, और उस वेरिफिकेशन के बाद जो है बैलेंस शीट में आइटम लिखे गए हैं उनको वो कंफर्म करे कि ये जितने डिजिट्स लिखे गए हैं ठीक लिखे गए हैं या नहीं लिखे गए। इसके बाद आता है पॉइंट्स फॉर अटेंशन एट नेक्स्ट ऑडिट। और ऑडिटर जब ऑडिट कर रहा होगा तो उसके माइंड में होगा कि अभी कौन कौन से प्रोजेक्ट इन प्रोग्रेस हैं, और फर्दर 6 मंथ में वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट जो ऑडिट में ऑडिटर आएगा उसके लिए वो नोट्स टाइप बना देता है कि नेक्स्ट विजिट पे वो इन एरियाज़ को वेरीफाई ज़रूर करे। और ये भी हो सकता है कि ऑडिटर जब ऑडिट कर रहा होता है तो वो मुख्तलिफ एरियाज़ पे कई सारी चीज़ें लूप होल देखता है, लेकिन वो इतने बड़ी अमाउंट के नहीं होते, और वो मैनेजमेंट को कहता है कि आप इन एरियाज़ को इम्प्रूव कर लें जिनमें वीक लूप होल्स हैं। तो जब वो इन मैनेजमेंट को सजेस्ट करता है तो मैनेजमेंट उसको कह देती है कि आप 6 महीने के अंदर अंदर ये चीज़ें वो जनरेट कर लेंगे, इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग कर लेंगे या इंटरनल ऑडिटर मैनेज कर लेंगे। तो जो वो वादे करती है मैनेजमेंट, तो ऑडिटर को चाहिए कि वो नेक्स्ट ऑडिट पे जब आए तो उन चीज़ों को वो वेरीफाई करे। तो इस तरह के जो पॉइंट्स होते हैं वो नेक्स्ट आने वाले पीरियड के लिए वो अपनी एक बना देता है कि जब वो नेक्स्ट विज़िट करेगा तो जो उसने रिकमेंडेशन दी थी उनको इम्प्लीमेंटेशन किया गया या नहीं किया गया। तो उनको वेरीफाई करने के लिए वो नेक्स्ट ईयर के लिए एक चेकलिस्ट बना लेता है कि वो जो एरियाज़ को कंसिडर करेगा। अच्छा जी, इसके बाद है ये पॉइंट आता है ऑडिट प्लानिंग चेकलिस्ट। तो ऑडिट प्लानिंग में यही है कि सबसे पहले कौन क्या काम करेगा। प्लान में सारे जो अभी तक हम पढ़ रहे थे ये सारा कुछ प्लानिंग में आता था, लेकिन ये है कि फिर जितने उसने प्लानिंग की काम पहले कर लिए हैं उनमें भी फर्दर किस को पहले एग्जीक्यूट करना है
और कौन सा फर्स्ट प्रायोरिटी पे होगा, बाकी कौन कौन सा सेकंड थर्ड प्रायोरिटी पे होंगे, तो ये भी अपनी एक चेकलिस्ट में वो बना लेगा। इसके बाद है जी सेंट्रली लेड ऑडिट, के सेंट्रली ऑडिट कैसे कौन लीड करेगा और किस तरीके से ये कंटिन्यू करेगा। There are audits where a central team is responsible for the overall planning, performing evaluation, reporting, and allowing follow up. With a centrally led audit, there will be a division of responsibilities between the central team and the field audit teams of the same directorate of the other directorate contributing to central led। तो ये है कि जितने भी एडिटर्स की टीम होती हैं या कौन सी सेंट्रली लीड करेगी, या फ़र्क है एक ही टीम है तो उसमें एक दो बंदे नॉमिनेट कर दिए जाएं कि वो जो लीड करेंगे, जो सुपरवाइज़ करेंगे, कौन कौन से सब के काम को इकट्ठा करेंगे और उनको काम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि आप फ़लाँ काम कर रहे हो, आप फ़लाँ काम कर रहे हो। फ़र्क है 10-15 बंदों के लोगों की टीम है तो हर एक तो लीडर नहीं होगा, एक दो उनमें से लीड करें, बाकी को काम डिस्ट्रीब्यूट करें या उनके काम किए हुए के मैनेज करें। आई थिंक इस पॉइंट को हम पढ़ लेते हैं डिटेल से। एन एग्जाम्पल ऑफ सच ऑडिट इज़ द एनुअल ऑडिट ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट। अगर फिनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया जाता है ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट का, इन टोटल 8 डायरेक्टरेट जनरल ऑडिट्स आर इन्वॉल्व इन द ऑडिट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। तो फेडरल गवर्नमेंट के ऑडिट में 8 DGs इन्वॉल्व हैं इन वन वे और एन अदर, यानी कि हर एक का कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट होती है। डायरेक्टरेट जनरल ऑडिट फेडरल गवर्नमेंट हैज़ द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉर्म ए कंसोलिडेटेड ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। तो ये फेडरल ऑडिट जो डायरेक्टर जनरल ऑडिट है, इसका काम है कि वो एक ओपिनियन बनाए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट है उस पर। फर्दर 4 सेल्फ अकाउंटिंग एंटिटीज़ आर आल्सो इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ फेडरल ऑडिट्स आर पाकिस्तान मिंट, सेंट्रल डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल सेविंग, फूड अकाउंट, जियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ द पाकिस्तान। ये मुख्तलिफ डायरेक्टरेट्स हैं जिनका भी ऑडिट होगा। पैराज फ्राम 6.4.5 टू 6.4.10 तक क्या होता है? ऑफ फैम गिव गाइडेंस अबाउट सेंट्रली लेड ऑडिट। द सेंट्रल टीम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग द बेसिक प्लानिंग पैरामीटर्स, मटेरियलिटी, प्लान, प्रिसीजन, ऑडिट, एंड ये सारे अपने एरिया सेलेक्ट करेगी वो सेंट्रल टीम। सेटिंग इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, अदर सब्सटेंटिव प्रोसीजर रिस्क and substantive tests of details risk for each component and each specific financial audit objective, compliance with authority audit objective and error। मुख्तलिफ जो ऑडिट हमने अभी सारी टाइप्स पढ़ी हैं उसमें वो अप्लाई करेगा। तो इसमें ये चीज़ें ही हैं, सारी चीज़ें हमने जो पढ़ ली हैं इसको आप डिटेल में एक दफ़ा पढ़ सकते हैं ये जितने हमने। तो यहाँ पे हमारा प्लानिंग का फेज़ ख़त्म हो जाता है और आपको अभी तक प्लानिंग फेज़ के किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं उसको आपको समझा भी दूंगा। और इसके बाद हमने एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करना है और हमने अभी इंशाल्लाह ये एज सुन एज़ पॉसिबल इस टॉपिक को ख़त्म करके फिर अगले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक हम इस तरीके से लेके चलेंगे कि जो जल्दी ख़त्म होने वाले हैं उनको पहले हम पढ़ेंगे, जिनके एक एक दो दो या तीन तीन लेक्चर बनते हैं, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी ये भी फील हो कि आप मैक्सिमम एरिया कवर कर चुके हैं। और ये सारे एरियाज़ कवर करने के बाद हम अकाउंटिंग की तरफ मूव कर जाएंगे। नेक्स्ट लेसन तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।